स्वागत है आप सभी को रेस सीरीज की एक और नई वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। काफी बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सोशल साइंस का खास करके हिस्ट्री वाला सेक्शन उन्हें बोरिंग लगता है, कुछ समझ ही नहीं आता है और कुछ याद ही नहीं उनको रह पाता है। तो उन बच्चों के लिए मैं एक सोल्यूशन लेके आया हूँ कि आप लोग क्या करें। सबसे पहले मेरी वीडियो को काफी अच्छे तरीके से, जब आपका पढ़ने का मन करे तभी आप वीडियो को देखें, वरना आप अभी ही वीडियो को बंद कर दें। अगर पढ़ने का मन है तो शांत जगह पे बैठ के आप वीडियो को देखें शांति से, और सारा सब कुछ पहले आप वीडियो से समझ लें। उसके बाद आपको क्या करना है, इस चैप्टर के नोट्स या तो आप उसे खुद बना लें NCERT के बुक्स को पढ़कर, नहीं तो जो मैं यहाँ पे स्लाइड्स पे दिखाऊंगा नोट्स, उसे आप अपने कॉपी में लिख के और उसके बाद आपको उसे रिवाइज कर लेना है। आपको उसे एक बार थ्रूली और खुद से अंडरस्टैंड करके आपको पढ़ लेना है। तो आपको एक कहानी के फॉर्म में सारा कुछ आपको जो है माइंड में सेट हो जाएगा। तब आपको कभी भी हिस्ट्री को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको उसे कहानी के फॉर्म में अपने दिमाग में सेट कर देना। बशर्ते यह है कि आपको उसे बार बार, ऐसा नहीं साल में एक बार पढ़े, उसे मंथली आपको पढ़ना पड़ेगा। तब जाके आपके मन में जाके आपके दिमाग में ये फिट बैठेगा। सबके इसीलिए खासकर मैंने हिस्ट्री वाली सेक्शन पे काफी मैंने फोकस करके आपके लिए नोट्स बनाए हैं, जो आपको काफी हद तक मदद करेगा। उसके नोट्स जो है काफी अच्छे, मुझे अराउंड 1 वीक लगे इसके नोट्स बनाने में, और काफी डिटेल्स में और इजी वर्ड में मैंने नोट्स बनाया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। मेरा नाम है निशांत, आप देख रहे हैं लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको क्लास 9 का फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हम आगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर ओवरव्यू को, कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हर बार की तरह हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में 18th सेंचुरी में जो सोसाइटी था फ्रेंच में, उसके बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन का आउटब्रेक। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रांस एबोलिशेस मोनार्क एंड बिकम अ रिपब्लिक, और उसके बाद देखेंगे कि फ्रांस जो है एबोलिश कर देता है मोनार्की जो सिस्टम है। मोनार्क क्या होता है, उसका क्या सिस्टम है, वो फ्रांस एबोलिश करके क्या बन जाता है, रिपब्लिक बन जाता है। यानी रिपब्लिक मतलब गणतंत्र बन जाता है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिड वोमेन हैव रेवोल्यूशन, क्या वोमेन भी रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट की थी, क्या उनका भी कोई रेवोल्यूशन था, क्या उनमें भी कुछ क्रांति थी। तो वो सारा सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। इसमें हम लोग देखेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी यानी गुलाम को कैसे एबोलिश कर दिया गया फ्रांस में। उसके बाद हम लोग देखेंगे द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, और लास्ट में एक चीज छूटी है कि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर, किसके, NCERT के जो एक्सटर्नल एक्सरसाइज हैं उनके हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी Q&A को देखेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हम लोग लेक्चर ओवरव्यू के ऊपर में कि आज का इस लेक्चर का क्या गोल है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी में, यानी लेट 18th सेंचुरी यानी कि आप मान लीजिए कि मिड
18th सेंचुरी के बाद से जो है फ्रेंच सोसाइटी के बारे में हम लोग जानेंगे, और जिसमें कि हम लोग मेनली ये सारा टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी, सोसाइटी इन 18th सेंचुरी में कैसे प्रकार के लोग थे, ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास इन्वेजेस ऑन इनटू प्रिविलेजेस, और फिर हम लोग देखेंगे रोल ऑफ फिलोसोफर्स, और उसी के साथ साथ हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। इन 14th जुलाई 1789 द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म। यहाँ इंट्रोडक्शन में क्या बताया जा रहा है, कुछ लोग क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन वाली जो पार्ट रहती है आपकी एनसीईआरटी से, उसे समझते हैं कि ये काम का नहीं है, छोड़ देते हैं, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है, वो आपको एक तरह से ओवरव्यू देता है चैप्टर के बारे में। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि 14 जुलाई 1789, ये डेट आपको याद रखनी, इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं, बस आपको एक कहानी के रूप में समझना है कि 14 जुलाई 1789 में, कब 14 जुलाई 1789 में किंग जो है कमांडेड ट्रूप्स को सिटी में भेजा। कौन से सिटी में? पेरिस के सिटी में। किस लिए भेजा वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो किंग है वो ट्रूप्स को सिटी में भेजे। लेकिन क्या हुआ, जब वो सिटी में किंग जो है ट्रूप्स यानी कमांडर या आर्मी को कह लीजिए, आर्मी को जब वो भेजे सैनिक को, तब क्या हुआ, न्यूमरस यानी अफवाह फैल गया। क्या फैल गया? अफवाह फैल गया कि द किंग ऑर्डर्ड आर्मी टू ओपन फायर अपॉन सिटीजन्स, और यह अफवाह फैली कि जो किंग है, जो राजा है, वो ऑर्डर कर दिया है, आर्मी को ऑर्डर दिया है कि सारे सिटीजन के ऊपर ओपन फायर यानी सारे को गोली से मार देना है। यह अफवाह फैल गई, लेकिन किंग जो है किसी और कारण से जो अपने आर्मी को सिटी में भेज रहे थे, लेकिन जो अफवाह फैली कि किंग जो है सभी सिटीजन को मारने के लिए ट्रूप को सिटी में भेज रहे हैं। ड्यू टू दिस रीजन 70,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form a people militia। फिर क्या हुआ, इस कारणवश जो है 7,000 men and women दोनों जो है कितने, 7,000 आके गैदर्ड हो गए। कहाँ पे? टाउन हॉल के, टाउन का एक सेंटर वाला पार्ट जो है टाउन हॉल कहा गया है उसे, उसी के सामने जाके कुल इकट्ठे हो गए। जैसे कि गांव में आप देखते होंगे कि चौक पर, मोड़ पर सब आके सामने इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार से सारे लोग जो हैं, मेन सेंटर जो है पेरिस सिटी का, वहाँ पे सारे लोग आके इकट्ठा हो गए और डिसाइड किए कि हम लोग पीपल मिलिशिया बनाएंगे, पीपल के आर्मी को बनाएंगे, हम सब मिलके उनसे लड़ने के लिए। उन्हें तो लग रहा था कि किंग भेजे हैं हम लोग के ऊपर, हम लोग को मारने के लिए, इसीलिए ये रक्षा करने के लिए इन्होंने भी क्या सोचा कि हम लोग एक पीपल मिलिशिया बना दे। मिलिशिया इसका मतलब होता है कि आप आर्मी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आर्मी, या कह लीजिए कमांडर, सोल्डर, जो भी आप कह सकते हैं। उन्होंने डिसाइड किया। तब क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ several hundred people marched towards the earthen part of city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find arms or ammunition. The commander of Bastille was killed and prisoners released, through there were only 7 of them. क्या हुआ, जो सारे लोग इकट्ठा हुए तो वो कहाँ पे गए? ईस्टर्न सिटी के ईस्टर्न पार्ट में गए, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक फोर्ट्रेस था, एक प्रिजन था, जेल आप जिसे कहते हैं, उसे तोड़ने लगे जाके।
किस लिए तोड़ रहे थे? इसलिए वो पगला तो नहीं गए थे, वो इसलिए तोड़ रहे थे क्योंकि उन्होंने क्या बनाया था, अपना एक आर्मी बनाया था। आर्मी बनाया तो उनके पास जो उनसे लड़ने के लिए जो किंग भेजे हैं, जो न्यूमरस स्प्रेड होके अफवाह में आया था कि किंग हम लोग को मारने के लिए आर्मी भेजे, तो उनसे लड़ने के लिए वो तो हाथ से लड़ेंगे नहीं, उन्हें लगा था कि वो तो मार देंगे, हाथ से क्या कर पाएंगे। इसीलिए वो क्या किए कि हम लोग भी अपना एक आर्मी बनाएंगे। उसी के लिए वो गन, पिस्टल, जितने भी प्रकार के होते हैं आर्म्स और एमुनिशन, इसका मतलब हथियार होता है, ठीक है, जितने प्रकार की लड़ाई करने के लिए उनके सर्च में, वो जेल में तो होता ही है, तो जेल में तोड़फोड़ करने लगे। और कौन था? एक बेस्टाइल फोर्ट में। बेस्टाइल एक किला था, काफी बड़ा, अच्छा, सुंदर सा एक किला था, इसमें कि जो कमांडर था बेस्टाइल फोर्ट का, उसे मार दिया गया। किसे मार दिया गया? कमांडर ऑफ बेस्टाइल फोर्ट को वहीं पे मार दिया गया। और जो प्रिजनर्स रिलीज्ड थ्रू, देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, और जो जेल में बंधे हुए थे, जो गुनहगार जेल में बंद हुए थे, उन्हें रिलीज कर दिया इन सारे लोगों ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डिड द पीपल अटैक टू बेस्टाइल फोर्ट, पर लोगों ने क्यों अटैक किया? एक तो पॉइंट मैंने बता दिया कि आर्म्स और एमुनेशन, यानी कि वो हथियार के तलाश में वहाँ पे हमला किया, ठीक है। पहला जो आंसर जो है, इन सर्च ऑफ आर्म्स और एमुनेशन। अब दूसरा रीजन क्या था? जो बेस्टाइल फोर्ट है, द बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग एंड इट वाज वर सोल्ड इन मार्केट। इसका दूसरा रीजन जो है बेस्टाइल फोर्ट पे अटैक होने का, कि ये जो बेस्टाइल फोर्ट है वो किंग का एक डिस्पोटिक पावर माना जाता था, कि किंग जो है उस पे घमंड करते थे। क्या करते थे? उन्हें लगता था कि ये जो है उनका शान एक प्रकार से था, इसीलिए लोगों ने, और लोग उनसे जलते थे, तो उन्होंने क्या किया, उनके जो उनका जो शान वाला जो चीज था, जो पैलेस था, बेस्टाइल फोर्ट जो था, उन पे अटैक कर दिया और उसे तोड़ ताड़ के नष्ट कर दिया। और उसके जो क्या थे, जो वाल और जितने भी चीज थे, उन्हें क्या किए, वो मार्केट में जाके बेच दिए। उसके बाद देयर वाज रिओटनिंग both in Paris and the countryside. Most of the people were protesting against high price of bread. This whole scenario caused the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. फिर क्या हुआ? जब उन्होंने अटैक कर दिया, उसके बाद वहां से आर्म्स भी ले लिए, फिर दंगे होने लगे। रिओटनिंग मतलब दंगे होने लगे। कहाँ? पेरिस में तो हुआ ही। कहाँ पे हुआ? पेरिस में तो हुआ है। उसी के साथ साथ उसके आसपास वाले जो कंट्री है उसमें भी होने लगे, और ज्यादातर पीपल प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उस समय क्या था, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, यानी जो बेसिक कमोडिटीज का जो वैल्यू था, जो दाम था, वो प्राइस जो था वो इंक्रीज कर रहा था। उसी के लिए जो पीपल थे वो अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये सारा होल सिनेरियो क्या कर दिया, वो काउज, इसी के कारणवश जो है एग्जीक्यूशन ऑफ किंग इन फ्रांस में जो है किंग का एग्जीक्यूशन हो गया। यहाँ से जो है मोनार्की सिस्टम भी हट गया। इसी के कारण धीरे धीरे करके रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और जाके एक नया मुकाम हासिल कर लिया। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन की ओवरव्यू। आपको पता चला कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हुए। तो चलते हम अपने चैप्टर की ओर। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century। In 1774, when Louis XVI of Bourbon family was 20 years old, ascended the throne of France and married to the Austrian princess Marie Antoinette। क्या हुआ कि 1774 में 1774 में लुई 16 जो है, कौन थे लुई 16?
लुई 16 बिलोंग करते थे बोर्बन फैमिली से। जब वो 20 साल के, मात्र 20 साल के ही थे, तब उन्हें राजगद्दी में, थ्रोन ऑफ फ्रांस, फ्रांस का राजगद्दी सौंप दिया, या उन्हें किंग बना दिया गया। कहाँ का? फ्रांस का। और उनकी शादी हुई किसे? ऑस्ट्रियन, ये ऑस्ट्रेलियन नहीं, ये ऑस्ट्रियन है, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, मैरी एंटोइनिटी से हो गया। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। जब वो किंग बने तो उन्होंने देखा कि उन्हें एम्प्टी ट्रेजरी मिला। ट्रेजरी मतलब जो फंड जो रहता है, जैसे कि सरकार के पास फंड रहता है विकास करने के लिए, उसी प्रकार से किंग के भी पास रहता है। वो ट्रेजरी जो था वो पूरी तरह से खाली था। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या रीजन थे एम्प्टी ट्रेजरी के? ये डायरेक्ट एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या कारण था कि एम्प्टी ट्रेजरी उन्होंने पाया। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या रीजन था। तो इसका मेनली पांच रीजन था जो मैंने यहाँ पे बताया कि लॉन्ग इयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। जो लंबे समय तक फ्रांस में क्या होता था, बहुत समय तक वार ही चलते रहा, जिसके कारण वार में क्या चाहिए, आर्म्स चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, गोली बारूद के लिए पैसा होगा तभी ना वो खरीदेंगे, जिसके कारण फाइनेंशियल रिसोर्स जो है फ्रांस का वो खत्म हो गया था। और दूसरा रीजन क्या था? मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रावेगेंट कॉस्ट ऑफ द इमिनेंस पैलेस ऑफ वर्सेलीज। और वहाँ पे क्या था, एक काफी अच्छा एक पैलेस था जिसका नाम है वर्सेलीज, जिसका कॉस्ट जो है काफी आता था। जैसे कि आप अभी जानते होंगे राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, वहाँ पे ईयर का लगभग 50 से 60 लाख कॉस्ट आता है मेंटेन करने में उसको, उसमें साफ सफाई सारा कुछ, वहाँ पे सब कुछ मेंटेन करने में कितना बड़ा है। उसी में फ्रांस में भी जैसे वर्सेलीज था उसमें भी पैसे खर्च होते थे, ये भी कारण था। अब तीसरा रीजन क्या था कि फ्रांस जो है, फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन इनेमी ब्रिटेन। फ्रांस जो क्या है, फ्रांस जो है वो मदद करती थी किसी 13 अमेरिकन कॉलोनीज को मदद कर दी इंडिपेंडेंस दिलाने में। किससे? कॉमन इनेमीज। यानी कॉमन इनेमीज मतलब कि जैसे कि जो आपका भी दुश्मन है और आपके बगल वाले का भी दुश्मन है, तो आप दोनों का कॉमन इनेमीज हुआ। कौन था वो था ब्रिटेन था। चौथा रीजन क्या था कि हाई इंटरेस्ट ऑफ लोन का हाई इंटरेस्ट था। लेकिन आपके मन में आएगा कि लोन यहाँ पे क्यों आया, हाई इंटरेस्ट लोन क्यों आया? लेकिन इसलिए आया क्योंकि राजा को तो पैसा चाहिए तभी ना वो ये सारा सब में मेंटेन करेगा। मेंटेन करना भी जरूरी है, उसके शान और शौकत की बात है, मेंटेन करना भी जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने कुछ पैसा अगल बगल कंट्री से लोन ली, जिसका इंटरेस्ट क्या था, हाई था। उसका इंटरेस्ट पे करने में भी पैसा खर्च होने लगा। रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ऑन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज, जो है रेगुलर एक्सपेंस जैसे कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग, आपकी आर्मी भी है बॉर्डर पे रहती है, उसका भी कॉस्ट आता है, वो तो जरूरी है, उनके खाने का, ये सारा सब कुछ का। और कोर्ट में भी एक्सपेंस होते हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफिस चल रहा है उसका भी, उसके एम्प्लॉयज को सैलरी देना, ये सारा सब कुछ रेगुलर एक्सपेंस में आता था। और जो छठा पॉइंट है कि जो है टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट्स के द्वारा पे किया जाता था। आगे मैं बताऊंगा कि ये स्टेट्स क्या है, थर्ड स्टेट्स क्या है, ये वहाँ का सिस्टम है, वो वहाँ का सोसाइटी 3 स्टेट में बटा हुआ था। आगे मैं चर्चा करता हूँ, जिसमें कि जो थर्ड स्टेट थे सिर्फ वही टैक्स पे करते थे, और फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को पे करने की कोई जरूरत नहीं थी, उन्हें ये प्रिविलेजेस मिलता था। और ये सारा, ये 6 पॉइंट के कारण
जो है एम्प्टी ट्रेजरी था। और इसके बाद किंग ना चाहते हुए भी द किंग वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्सेस। इसी के कारण वर्ष जो है किंग को तो पैसा किस प्रकार से चाहिए, तो इसलिए उसने क्या किया, टैक्स में बढ़ोतरी ला दी, टैक्स को इंक्रीज कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई द किंग वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्सेस, तब भी आपको यही सारा सब कुछ लिखना है। तो अब हम देखेंगे कि सोसाइटी इन 18th सेंचुरी में कि फ्रांस में किस प्रकार से सोसाइटी थे। द society was divided into 3 states and it was the part of the federal system. The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. फ्रांस का जो सोसाइटी था 18th सेंचुरी में वो 3 भाग में बटा हुआ था। कौन कौन भाग में, एक फर्स्ट स्टेट, एक सेकेंड स्टेट और एक थर्ड स्टेट में। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से लोग थे फर्स्ट स्टेट में, सेकेंड स्टेट में, थर्ड स्टेट में। फर्स्ट स्टेट में जो थे वो क्लर्जी थे। क्लर्जी जैसे कि यहाँ पे क्रिश्चियन होते हैं, ये सारा सब कुछ क्लर्जी आता है। जो चर्च में रहते हैं ये क्लर्जी में आते हैं, ठीक है। और दूसरे स्टेट में आते थे नोबेलिटी, जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। और थर्ड स्टेट में कौन कौन आते थे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, व्यापार जो आप कहते हैं, कोर्ट, लॉयर, पीजेंट्स, आर्टिसियन एटसेट्रा। इसमें जो है मेनली रहते थे कि जो पिछड़े हुए जाति के लोग रहते थे और जो गरीब रहते थे वो मेनली थर्ड स्टेट के रहते थे। लेकिन कुछ कुछ अमीर भी रहते थे, जैसे कि बिग बिजनेसमैन, व्यापार रहते थे, लॉयर रहते थे। ये सारा ऐसा नहीं कि खाली सिर्फ मूर्ख ही उसमें भरा रहता था। ये था सोसाइटी जो बटा हुआ था। अब डिटेल में देखेंगे फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के बारे में। The 60% of land owned by the nobles, church and the other richer members of the third state। जो पूरे लैंड, जो फ्रांस का जो लैंड था उसमें 60% जो है लैंड वो नोबल्स जो कि सेकेंड स्टेट के थे, चर्च जो कि फर्स्ट स्टेट के थे, और कुछ मेंबर थर्ड स्टेट के भी थे, जैसे कि बिग बिजनेसमैन और लॉयर, ये सारा सब कुछ उनका जो है 60% पूरे लैंड उन्हीं का था। कहाँ का, फ्रांस का 60% लैंड जो था उनके पास था। The clergy and nobility enjoy certain privileges by birth such as free from paying taxes। जो क्लर्जी और नोबिलिटी जो है ये दो स्टेट्स जो हैं उन्हें बाय बर्थ से ही प्रिविलेजेस कुछ मिल जाते थे, जैसे कि उन्हें टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं होती थी, जैसा कि मैंने बताया था कि जो कि रीजन ऑफ एम्प्टी ट्रेजर में मैंने बताया था। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। तीसरा पॉइंट है ए टैक्स लीव्ड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और जो चर्च जो फर्स्ट स्टेट के वो क्या करते थे, उनका एक टैक्स भी था, जैसे कि एग्रीकल्चर जितना प्रोड्यूस करते थे, जितना जो मेनली फार्मर्स ही करते थे, जो प्रोड्यूस करते थे उसका 1/10% जितना प्रोडक्शन से उन्हें रेवेन्यू हुआ उसका एक, जैसे कि मान लीजिए कि अगर फार्मर को रेवेन्यू हुआ अपने प्रोडक्शन से 1000 रुपीज, ठीक है, तो उसका 1/10 पार्ट यानी आ जाएगा उनसे 100 रुपीज। कितना, 100 रुपीज जो है टैक्स के रूप में चर्च फर्स्ट स्टेट्स को देना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है द टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट्स। और ये जो टैक्स है वो डायरेक्टली स्टेट्स को दिया जाता था। और थर्ड स्टेट में क्या है, 90% ऑफ पॉपुलेशन इज मेड विथ पीजेंट्स। उसमें क्या थे, जो मैं बताया था कि जो बिग बिजनेसमैन है, लॉयर है, ये सब कुछ ही 10% ही थे। लेकिन जो मेनली जो लोग थे वो क्या थे, किसान ही थे, पीजेंट्स ही थे। थर्ड स्टेट्स हैव टू पे टैक्सेस। और सिर्फ थर्ड स्टेट्स को ही सिर्फ
थर्ड स्टेट्स को ही टैक्स पे करना पड़ता था। पीजेंट्स वर obliged to render service to lord, to work in his house and field, to serve in the army, to participate in building roads। और जो पीजेंट्स जो होते थे, गरीब किसान, ये गरीब लोग, इन सारे को क्या करना पड़ता था, नौकरी करनी पड़ती थी। कहाँ पे? उनके जो अमीर फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के होते थे उनके घर में, रोड बनाने में उन्हें काम करना पड़ता था। अगर आपसे फर्स्ट और सेकेंड स्टेट की बात करें, ये सारा पॉइंट आपको लिखना है। अगर आपको कहे कि एक्सप्लेन द थर्ड स्टेट, या आपको डायरेक्ट पूछ दे कि पीजेंट्स का क्या स्थिति था, ये सारा सब कुछ, तो आपको ये पॉइंट लिखना है। ठीक है। अब आता है कि किस प्रकार से स्ट्रगल उन्हें करना पड़ा, किसे मेनली थर्ड स्टेट्स को स्ट्रगल करना पड़ा सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए। तो क्या कारण था स्ट्रगल के लिए? द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीजेस फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। फ्रांस में क्या हुआ? 1715 में 23 मिलियन 23 मिलियन पॉपुलेशन था, और जो कि 28 मिलियन हो गया 1789 में, यानी 5 मिलियन बढ़ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हो रहा है। इसी के कारण दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन। इसी के कारण जो है फूड ग्रेन का जो है डिमांड भी बढ़ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो खाने वाले लोग भी बढ़ेंगे, उसी के कारण डिमांड भी बढ़ेगा। द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट फुलफिल द डिमांड, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा था फ्रांस में वो सभी लोगों को फुलफिल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लैंड जाहिर सी बात है फिक्स था। वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन workshop whose owner fixed their wages, but wages didn't fulfill in prices। जब लोगों का डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रहा था तो उसके कारण क्या हुआ, जो फूड ग्रेन का जो कॉस्ट था वो इंक्रीज होने लगा था, लेकिन जो वर्कर जो डेली बेसिस पर वेज जो करते थे उनका जो वेज था, यानी जो उनका जो इनकम था, जो सैलरी था, वो फिक्स कर दिया गया था, और जो कि फुलफिल नहीं कर पा रहा था राइज इन प्राइसेस को, बढ़ते हुए प्राइसेस के साथ वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो उन्हें क्या स्ट्रगल करना पड़ रहा था सरवाइव के लिए। अगर पूछा जाए कि हाउ द पीपल ऑफ फ्रांस स्ट्रगल टू सर्वाइव, किस प्रकार से सर्वाइव करते थे, तो आपको इसी प्रकार से पॉइंट वाइज पॉइंट एक्सप्लेन करना है। Things become worse whenever drought or hail reduce the harvest. This lead to a subsistence crisis। जो है भूखमरी आ गया, जब अकाल पड़ गया पूरे सारे जगह पे, जब पानी सारा सब कुछ बंद हो जाता है तो एकदम सूखा सारा सा हो गया, तो उसके कारण काफी कम हार्वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, और उसी के कारण क्या हुआ, सबसिस्टेंस क्राइसिस हो गया। तो ये सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है, आइए जानते हैं। व्हाट इज अ सबसिस्टेंस क्राइसिस? अ एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे जो बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड है, यानी जो जीने के लिए जो बेसिक सा चीज है, खाना हो गया, कपड़ा, ये सारा सब कुछ आपको नहीं मिल पाए, इंडेंजर में हो, एकदम खत्म पे आ जाए, तब जो सिचुएशन होता है उसे कहा जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो ये था स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव। अब देखेंगे कि कैसे जो है मिडिल क्लास फैमिली ग्रो करने लगे। यहाँ तक मैंने बताया था कि सोसाइटी वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे जब राजा बना लुई 16, तो उन्हें एम्प्टी ट्रेजरी मिली, तो उसका क्या कारण था वो मैंने बता दिया। उसके बाद लोगों को क्या करना पड़ा, सरवाइव के लिए स्ट्रगल
करना पड़ा। उससे पहले मैंने बताया था कि किस प्रकार से सोसाइटी का डिवीजन है। उसके बाद मैंने बताया था कि लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा था सरवाइव करने के लिए। उसके बाद कि धीरे धीरे ये सारा सब कुछ लोग जहाँ था दंगा हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसके बीच में जो एक मेन टर्निंग पॉइंट आता है वो यहाँ से शुरू होता है, जिसमें कि अ ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास फैमिली जो है, जो मेनली थर्ड स्टेट के थे, वो ग्रो होने लगे। और उसमें भी जो थर्ड स्टेट के जो थे मिडिल क्लास, उसमें सारे लोग नहीं थे। जो अमीर लोग थे, जो रिचर मैन थे, जैसे कि बिग बिजनेसमैन, लॉयर, ये सारा, तो गरीब लोग अभी भी नहीं ग्रो कर रहे थे। इन पास्ट peasants and workers had participated in revolt against increasing taxes and scarcity। वहाँ पे रिवोल्टर में भी जो है peasants और वर्कर ज्वाइन करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपके शहर में भुखमरी रहेंगे तो दंगे होंगे, प्रोटेस्ट होंगे। बट दे लेग्ड, यहाँ पे ए कर दीजिएगा, दे लेग्ड मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट द फुल स्केल मेजर। लेकिन वो तो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए वो फुल स्केल पे, पूरे बड़े स्केल पर वो इस जो है इस रिवोल्ट को नहीं दे पाए, जिसके कारण ये रिवोल्ट अंत हो गया। तो हु इज मिडिल क्लास, हाउ डिड दे ग्रो? कौन वो मिडिल क्लास लोग थे, कौन वो मिडिल क्लास लोग थे जो ग्रो हुए? यहाँ पे आपने देखा कि जो गरीब लोग हैं थर्ड स्टेट के, वो तो ग्रो नहीं हो पाए, लेकिन थर्ड स्टेट के कौन से मेंबर, जिन्हें मिडिल क्लास कहा गया है, कि कौन से मेंबर वो ग्रो हुए और कैसे ग्रो हुए? हाउ वाज मिडिल क्लास ग्रोइंग इन 18th सेंचुरी में किस प्रकार से ग्रो हुए? इन 18th सेंचुरी देयर वाज emergence of social groups termed as middle class, mainly richer member of third states such as big businessman, lawyer, etc. 18th सेंचुरी में एक सोशल ग्रुप का इमरजेंस हुआ जिसे कहा गया मिडिल क्लास, जो कि मेनली थे किसके थे? रिचर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट्स के जो अमीर लोग थे। कौन कौन थे? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर एटसेट्रा। ये जो गरीब लोग अभी भी ग्रो नहीं कर पा रहे थे तो सिर्फ बिग बिजनेसमैन। तो वो कैसे ग्रो कर रहे थे? दे अर्न देयर वेल्थ थ्रू एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स सच एज वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल दैट वर एक्सपोर्ट और सोल्ड। वो जो है धीरे धीरे और अमीर बनते जा रहे थे। किस प्रकार से बन रहे थे? वो अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके और ओवरसीज ट्रेड करके, जो शिप के द्वारा ट्रेड होता है उसके द्वारा करके वो जो है मनी अर्न करने लगे। और ऐसे करके वो पढ़ने लगे और अपने आगे वाले जनरेशन को भी पढ़ाने लगे, जिससे कि उन्हें पता लगा कि ये जो प्रिविलेजेस है, जो फर्स्ट और सेकेंड को जो प्रिविलेज मिलता है, वो इंड कर देना चाहिए। तो क्वेश्चन राइज होता है कि फ्रॉम वेयर दे इंस्पायर्ड, वो कहाँ से इंस्पायर्ड हुए कि हमें ग्रो होना चाहिए, हमें प्रिविलेजेस को इंड कर देना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर द फीलिंग ऑफ इंड द प्रिविलेजेस राइज इन द माइंड ऑफ मिडिल क्लास फैमिली के माइंड में कहाँ से ये बात आई कि हमें ग्रो करना चाहिए और जो है प्रिविलेजेस को इंड कर देना चाहिए। द मिडिल क्लास मेनली वर रिच प्रोस्परस पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट। वहाँ पे क्या हुआ? जो मेनली मैंने बताया था कि जो रिच पीपल थे वही ग्रो हो रहे थे, क्योंकि वो अर्न करने लगे थे। करने के बाद वो एजुकेट होने लगे, हैड एक्सेस टू एजुकेशन, और अपने बाल बच्चे आने वाले जनरेशन को भी पढ़ाने लगे। तब उन्हें बिलीव हुआ कि कोई भी सोसाइटी को प्रिविलेज बाय बर्थ, नो ग्रुप्स इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय द बर्थ से, जन्म से ही उन्हें प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए। और ये आइडिया और इनका आइडिया जो था और इन्फ्लुएंस हुआ, और आइडिया जो है और विस्तृत हुआ, और इन्हें समझ में आने लगा
कैसे समझ में आया? फिलोसोफर से। फिलोसोफर के फिलोसॉफी से उन्हें सारा सब कुछ समझ में आ गया। उनके फिलोसॉफी की भी चर्चा मैं करूंगा कि क्या दिया था, जिनसे उन्हें समझ में आ गया कि इन द प्रिविलेजेस को इंड करना चाहिए। तो तब बात आती है कि रोल ऑफ फिलोसोफर्स का क्या योगदान रहा। The ideas which were rising in the mind of middle class to end the privileges of first and second state were put forward by the philosophy of philosopher के फिलोसॉफी से और ये आगे बढ़ा। यहाँ 3 फिलोसोफर के नाम है, जैसे कि जॉन लॉके, वो अपने बुक में 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये बुक का नाम आपको याद रखना है, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिन्होंने उसमें बताया था कि जो है मोनार्की सिस्टम को एबोलिश करना चाहिए। उसके बाद जीन जैक्वेस रोसियो, उन्होंने क्या किया? कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, इसी आइडिया को आगे फॉरवर्ड किया और उन्होंने दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव के बीच में होना चाहिए। और तीसरा जो है मॉन्टेस्क्यू, और उन्होंने अपने बुक में द स्पिरिट ऑफ लॉज के बुक में उन्होंने बताया था कि जो है गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए? डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, जैसे कि आज के समय में है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये सारा सब कुछ उन्हें समझ में आने लगा, तब जाके उन्होंने क्या किया? प्रिविलेजेस को इंड करने के लिए आवाज उठाना शुरू किया। तो हाउ डिड द आइडियाज ऑफ फिलोसोफर स्प्रेड? फिलोसोफर का जो आइडियाज था वो कैसे उन लोगों तक पहुंचा और सारे लोगों तक कैसे पहुंचा? जो द आइडियाज ऑफ फिलोसोफर्स वर डिस्कस्ड इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेस एंड स्प्रेड अमंग द पीपल थ्रू द बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। और ये जो आइडिया है वो सैलून में, कॉफी हाउस में डिस्कस होने लगा और उसके बाद धीरे धीरे ये बुक में, न्यूज़पेपर में छप के सारे लोगों को ये बात पता चल गई। और तब लोग भी क्या होने लगे? लोग भी और भी एक्टिव होने लगे। तो यहाँ पे बात आती है कि उस समय लुईस 16 क्या कर रहे थे? उस समय लुईस 16 क्या कर रहे थे? ये तो था सोसाइटी में ये सारा सब कुछ चल रहा था। तब लुईस 16 क्या कर रहे थे? व्हाट वाज लुईस 16 डूइंग दिस पीरियड? वो प्लान बना रहे थे इंक्रीज द टैक्सेस। वो क्या कर रहे थे? प्लान बना रहे थे इंक्रीज द टैक्सेस। क्यों? टू मीट द एक्सपेंसेस, खर्च को पूरा करने के लिए, क्योंकि पैसा तो घास से उगेगा नहीं, इसीलिए उन्होंने टैक्स और भी इंक्रीज करने का प्लान कर रहे थे ताकि वो एक्सपेंसेस को पूरा कर सके, तो ये था आपको कि रोल ऑफ फिलोसोफर का क्या था। मैं एक बार आपको एक समरी में बता देता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ तक क्या क्या चीजें पढ़ी है। ये एक मैंने आपके लिए माइंड मैप बनाया है कि किस कारण से ये सारा सब कुछ हुआ। और जो इंक्रीजेस टैक्सेस जो हुए उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लोग प्रोटेस्ट करने लगे और ये सारा सब कुछ आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन का आउटब्रेक ला दिया, जिसके कारण फ्रांस में रेवोल्यूशन आ गया। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको एक बार सम अप मैं करा देता हूँ कि अभी तक मैंने क्या आपको बताया था। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो है बोर्बन फैमिली के उन्होंने मैरी एंटोइनिटी से शादी कर लिया जब वो 20 साल के थे। जब वो आए थे तो उन्हें एम्प्टी ट्रेजरी मिला, उसके पीछे कुछ कारण थे जिसे मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने बताया था कि सोसाइटी जो है वहाँ के 3 पार्ट में बटे हुए हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड और थर्ड में। फर्स्ट में मेनली जो थे क्लर्जी थे, सेकेंड स्टेट में नोबल मैन आते थे और थर्ड में आते थे बिग बिजनेसमैन, लॉयर आते थे, मर्चेंट, पीजेंट्स, आर्टिसियन, ये सारा सब कुछ थर्ड स्टेट में
आते थे। उसके बाद सोसाइटी 3 पार्ट में बटा हुआ था, जिसमें कि थर्ड स्टेट को ही सिर्फ टैक्स पे करना पड़ता था। उसके बाद मैंने बताया था कि थर्ड स्टेट कैसे स्ट्रगल किए सरवाइव जीने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था, डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा था फूड ग्रेन का। उसी के कारण फूड ग्रेन के प्राइस में राइज हो गया, जिसके कारण लोग प्रोटेस्ट करने लगे, दंगे होने लगे। ये सारा सब कुछ मैंने आपको बताया। उसके बाद उसी के बीच में जो एक टर्निंग पॉइंट आया कि मिडिल क्लास जो थे थर्ड स्टेट के, मेनली बिग बिजनेसमैन, कौन कौन थे? बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, लॉयर, ये सारा सब कुछ मिडिल क्लास में थे, जो कि एजुकेट हो रहे थे, अपने आने वाले जनरेशन को भी एजुकेट कर रहे थे, जिसे उन्हें लगा कि जो प्रिविलेजेस फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को बाय बर्थ से मिल रहा है वो नहीं होना चाहिए। और उनका ये जो है ये आइडिया और इन्फ्लुएंस हुआ बाय द थ्योरी ऑफ बाय द फिलोसॉफी ऑफ द फिलोसोफर। 3 मैंने फिलोसोफर का नाम आपको बता दिया, जिन्होंने 3 बातें बताया था, वो आपको याद रखना है। उसके बाद ये सारा सब कुछ होके लोग जागरूक हो गए। जब लोग जागरूक हो गए, एक्टिव हो गए, तो वो प्रोटेस्ट करने लगे। एजुकेटेड होने के बाद प्रोटेस्ट करने लगे, और इसके बाद जो है होल सिनेरियो जो बना वो आउटब्रेक काउज कर दिया रेवोल्यूशन का जो कारण बना। ये सारा सब कुछ रीजन। तो आइए अब देख लेते हैं माइंड मैप इस लेक्चर का, ताकि आपको एक माइंड में फिर से एक बार फिट हो जाए और इसे इस चार्ट को अपने कॉपी में भी बना लेना है। तो लुई 16 वहाँ का जो किंग थे, लुई 16 वहाँ के जो किंग थे, उनके किंग थे, जो कारण था रेवोल्यूशन का, वो मेनली दो कारण थे। जैसे पहला कारण था कि जो एम्प्टी ट्रेजरी हो गया था, ट्रेजरी खाली हो गई थी, उसका कारण मैंने आपको बता दिया। और खाली होने के कारण जो है लुई 16 ने टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने के बाद लोग प्रोटेस्ट करने लगे, जिसके कारण जो है क्या हो गया, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। और दूसरा रीजन है कि जो प्रिविलेजेस को खत्म नहीं किया था उन्होंने, लुई 16 ने प्रिविलेजेस को नहीं खत्म किया था, उसके लिए भी प्रोटेस्ट हुए। इसके बाद धीरे धीरे, उस समय तो थर्ड स्टेट के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए लार्ज स्केल में नहीं हो पाया। लेकिन जो मिडिल क्लास, उन्हीं में से कोई जो बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर, ये सब ग्रो हुए, जब वो ग्रो हुए तब वो क्या हो गए, एजुकेटेड, और उन्हें समझ में आ गया कि बाय बर्थ कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए। किससे समझ में आया? फिलोसोफर के फिलोसॉफी से। और तब जाके उन्होंने सोचा कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए एंड ऑफ प्रिविलेजेस को खत्म करने के लिए। और इसके कारण से भी जो है ये पूरा सिनेरियो बना दिया आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन फ्रांस में ला दिया, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर था और ये लेक्चर भी काफी इम्पोर्टेंट थी। तो मिलते हैं हम अपने किसी और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।